नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंदा घाड़े हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप उड़ीसा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मेजर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, यूनिट 2 फाइनेंसिंग डिसीजन पार्ट 2। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली लाइन कहती है द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स टू सैटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये वो कम से कम रिटर्न है जो एक कंपनी को अपने प्रोजेक्ट से कमाना ही पड़ेगा ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स यानी जिन्होंने पैसा लगाया है उनको खुश रख सके। इसी चीज को हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स। सोच के देखिए, जब कंपनी आपसे या बैंक से पैसा लेती है बिजनेस करने के लिए, तो उस पैसे को यूज करने की एक कीमत तो चुकानी पड़ेगी, है ना? बस वही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नीचे दिए गए डायग्राम को देखिए, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टर्स से फंड्स फर्म की तरफ जा रहे हैं और बदले में फर्म से रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं। तो जो रिटर्न फर्म दे रही है वही तो फर्म के लिए उस फंड का कॉस्ट है। सिंपल। अब सवाल ये उठता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए देखते हैं। पहला, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का बेसिस है, यानी कहां पैसा लगाना है और कहां नहीं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करता है। दूसरा, हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग, मतलब अगर कंपनी एक नई फैक्ट्री लगाना चाहती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही डिसाइड होगा कि प्रोजेक्ट फायदेमंद होगा या नहीं। तीसरा, डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी कितना पैसा कर से लेगी और कितना शेयर कैपिटल से, यह बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। चौथा, मेजर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। और पांचवां, मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ, सही डिसीजन से ही तो शेयर होल्डर्स की दौलत बढ़ेगी। अब देखते हैं कंपनी पैसा कहां कहां से लाती है। ये हैं इसके 5 कंपोनेंट्स: कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और WACC। आज के इस सेशन में हम पहले 2 पर फोकस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमारा पहला कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे हम आमतौर पर KE से जानते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी KE क्या है? ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपनी से रिक्वायर करते हैं, यानी जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी में लगाया उसके बदले में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये एक्सपेक्टेशन किस चीज़ के लिए है? ये उनके लिए कॉम्पेंसेशन है। पहला, रिस्क के लिए, क्योंकि उनका पैसा डूब भी सकता है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए, मतलब उनका पैसा कहीं और भी तो इन्वेस्ट हो सकता था, वहां का रिटर्न उन्होंने छोड़ दिया। और तीसरा, टाइम वैल्यू, समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। एक बहुत जरूरी बात नोट कीजिए, यूजुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ कैपिटल। इक्विटी से पैसा उठाना कंपनी के लिए सबसे महंगा पड़ता है। इसके फीचर्स क्या हैं? पहला, नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड, कंपनी पर कोई जबरदस्ती नहीं है कि डिविडेंड देना ही है। दूसरा, डिविडेंड कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, अच्छा काम तो अच्छा डिविडेंड। और तीसरा, ये ओनरशिप रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, मालिक है तो रिस्क भी उनका ही सबसे ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। ये तब इस्तेमाल होता है जब कंपनी लगातार यानी रेगुलर डिविडेंड्स देती है। फॉर्मूला बहुत सीधा सा है, K = D डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ D है एनुअल डिविडेंड पर शेयर, यानी हर शेयर पर साल में कितना डिविडेंड मिला, और P0 है मार्केट प्राइस पर शेयर। एक एग्जाम्पल से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए डिविडेंड D है 10 रुपीज़ और मार्केट प्राइस P0 है 100 रुपीज़। तो फॉर्मूला में वैल्यूज डालिए, K = 10 डिवाइडेड बाई 100 और फिर 100 से मल्टीप्लाई। सोल्यूशन आएगा 10%। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारा दूसरा मेथड है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जिसे गॉर्डन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये तब काम आता है जब डिविडेंड्स एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हो। फॉर्मूला है KA = D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। यहाँ D1 का मतलब है अगले साल का एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 वही करंट मार्केट प्राइस है, और G का मतलब है ग्रोथ रेट, यानी डिविडेंड हर साल कितने % से बढ़ने की उम्मीद है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, गिवन है एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 है 12 रुपए, मार्केट प्राइस P0 है 100 रुपए और ग्रोथ रेट G है 5%। अब 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.05। सोल्यूशन देखिए, फॉर्मूला है KE = D1 बाय P0 प्लस G। वैल्यूज डालते हैं, 12 बाय 100 प्लस 0.05। पहले हम 12 को 100 से डिवाइड करेंगे, जिससे मिलेगा 0.12। फिर उसमें ग्रोथ रेट यानी 0.05 ऐड करेंगे, तो 0.12 प्लस 0.05 हुआ 0.17।
इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाता है 17%। अब आते हैं तीसरे मेथड पर, अर्निंग्स यील्ड मेथड। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो सकता है कंपनी डिविडेंड ना दे रही हो, तो हम अर्निंग्स का सहारा लेते हैं। फॉर्मूला है K = E डिवाइडेड बाय P0 × 100। यहाँ E का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS और P0 वही मार्केट प्राइस है। एग्जाम्पल देखिए, अगर EPS E है 15 रुपए और प्राइस P0 है 150 रुपए, तो KE होगा 15 डिवाइडेड बाय 150 × 100। इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 10%। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE क्या है? ये वो रिटर्न है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेक्ट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के हमने 3 मेथड्स देखे। पहला, डिविडेंड यील्ड मेथड, जो तब यूज होता है जब डिविडेंड रेगुलर हो। दूसरा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जब डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा हो। और तीसरा, अर्निंग्स यील्ड मेथड, जब डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन ना हो। एग्जाम से पहले ऐसे ही पॉइंट्स याद रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसे हम KP से डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी KP क्या है? ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके फंड्स यूज करने के लिए पे करना पड़ता है। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इट इज अ फिक्स्ड डिविडेंड रेट, इनका डिविडेंड पहले से ही तय होता है। दूसरा, और ये बहुत क्रिटिकल है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इसका मतलब कंपनी डिविडेंड पर कोई टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती। अब इसके फीचर्स देखिए। पहला, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ये हमने अभी देखा। दूसरा, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब डिविडेंड लेने में और कंपनी बंद होने पर पैसा वापस पाने में इनका नंबर इक्विटी वालों से पहले आता है। तीसरा, यूजुअली नो वोटिंग राइट्स, आमतौर पर इनके पास कंपनी के फैसलों में वोट करने का हक नहीं होता। और चौथा, मे बी रिडीमेबल और इररिडीमेबल। ये 2 तरह के हो सकते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल यानी KP को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स में पहला टाइप है इररिडीमेबल। ये क्या होते हैं? दीज शेयर्स आर नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी जब तक कंपनी चल रही है इनका पैसा वापस नहीं किया जाता। इनका KP निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। KP = D/P0 × 100। यहाँ D है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड और P0 है नेट प्रोसीड्स, यानी शेयर इशू करने पर कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया। एग्जाम्पल देखिए, गिवन है डिविडेंड इज इक्वल टू ₹8 और इशू प्राइस इज इक्वल टू ₹100। तो सोल्यूशन होगा KP इज इक्वल टू 8/100 × 100, जो कि 8% आएगा। सिंपल। दूसरा टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है दीज शेयर्स आर रीपेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी इनका पैसा लौटा देती है। इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा लग सकता है पर है बहुत लॉजिकल। देखिए, KP = D + RV - NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV + NP डिवाइडेड बाय 2 और पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। घबराइए मत, इसको तोड़कर समझते हैं। D है साल का डिविडेंड, RV है रिडेम्पशन वैल्यू, मतलब लौटाते टाइम कितना पैसा देंगे, NP है नेट प्रोसीड्स, मतलब इश्यू के टाइम कितना पैसा मिला था, और N है नंबर ऑफ ईयर्स। तो ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर आपको बता रहा है हर साल का असली खर्चा कितना है, और नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर बता रहा है एवरेज पैसा कितना लगा हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से बिल्कुल आसान बना देते हैं। देखिए, गिवन डेटा है डिविडेंड D = 10 रुपीज, इशू प्राइस NP = 95 रुपीज, रिडेम्पशन वैल्यू RV = 100 और पीरियड N = 5 साल। हम इसको स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, एनुअल लॉस ऑन रिडेम्पशन। फॉर्मूला है RV - NP/N। वैल्यूज डालते हैं। 100 - 95/5, ये हुआ 5/5 = 1, मतलब हर साल 1 रुपए का लॉस हो रहा है। स्टेप 2 है एवरेज वैल्यू। इसका फॉर्मूला है RV + NP/2। वैल्यूज डालते हैं। 100 + 95/2 यानी 195/2 यानी 97.5। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। स्टेप 3 है फाइनल कैलकुलेशन। अब जो वैल्यूज हमने निकाली उन्हें KP के फॉर्मूला में रखते हैं। फॉर्मूला का न्यूमरेटर था साल का डिविडेंड प्लस साल का लॉस, तो ये हो जाएगा 10 + 1 = 11, और डिनोमिनेटर था एवरेज वैल्यू जो है 97.5, तो KB बनेगा 11 डिवाइडेड बाय 97.5 × 100। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा फाइनल आंसर आएगा 11.28%। तो ये कैलकुलेशन जरूरी क्यों है, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। पहला, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में मदद करता है।
दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस में काम आता है, और तीसरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए ये जरूरी है। चलिए अब इस टॉपिक को भी एक शॉर्ट रीकैप के साथ कंप्लीट करते हैं। हमने पढ़ा कि केपी वो रिटर्न है जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है। इसका डिविडेंड रेट फिक्स होता है और ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। इसके दो टाइप्स हैं, इरिडीमेबल जिनका पैसा कंपनी की लाइफ टाइम में वापस नहीं होता, और रिडीमेबल जिनका पैसा एक फिक्स टाइम के बाद वापस हो जाता है। दोनों के फॉर्मूलाज हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझे। आज हमने इस पार्ट में ये टॉपिक्स पढ़े। अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखें तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद स्टूडेंट्स।